नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक इंजीनियरिंग कंपनी की। उस कंपनी का नाम है बोनडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें ऋतुराज शर्मा साहब से प्राप्त हुआ है और ये कंपनी जो है ये अपने आप पे सुपर मल्टीबैगर रही है। तो जानते हैं ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, इस कंपनी के प्रमोटर्स का विज़न क्या है और क्या ये कंपनी एक निवेश लायक कंपनी है करंट प्राइसेस पर। तो देखिए, ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई। और इसके बारे में मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। जो मेन प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर आप एक शेयर से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लॉट में एक सर्टेन लॉट में ही शेयर खरीदने होते हैं। तो लिक्विडिटी की कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो जब आप इस शेयर का कोई खरीदने या बेचने का विचार करें तो इस एस्पेक्ट का कृपया अवश्य ध्यान रखें। तो देखिए, कंपनी की स्थापना 2012 में हुई और ये कंपनी एक EPC एंड O&M प्रोवाइडर है। तो ये EPC और O&M प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? EPC का मतलब है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सरल शब्दों में कहें तो इस कंपनी को आप ये बता दीजिए कि काम क्या करना है। ये अपने आप ये डिसाइड करेगी कि इस काम को कैसे किया जाता है, यानी नक्शा टाइप चीज़ ये बनाएगी, उसकी डिज़ाइन ये अपने आप तैयार करेगी। उसके बाद माल मटेरियल ये उसके लिए जो आवश्यक है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो खुद इकट्ठा करेगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम भी खुद करेगी और आपको हैंडओवर जब ये कर देगी तो आपसे ये पेमेंट ले लेगी। ये हुई EPC की बात। तो EPC के साथ ही साथ ये ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया उस प्रोजेक्ट की जो कंपनी है, जो ओनर कंपनी है, वो इनसे ये कहती है कि डे टू डे इसकी रनिंग भी कृपया करके आप कर दीजिए, उसके बदले में हमसे फ़ीस चार्ज कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए वो भी आप दूर कर दीजिए और इसके बदले में हम आपको एनुअल रेट से यानी पर ईयर कुछ फ़ीस दे देंगे। तो ये आप समझ लीजिए जो AMC टाइप का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ये काम है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगस्त 2023 में इस कंपनी का IPO आया और 75 रुपये में इन्होंने 75 रुपीज़ में इनकी IPO प्राइस थी। रिटेल कैटेगरी में 100 टाइम से सब्सक्राइब हुआ। उस समय इस शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी। सितंबर 2024 में यानी लगभग 1 साल बाद इस शेयर में स्टॉक स्प्लिट हुआ। 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर 2 रुपये के फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। और अगर आज की प्राइस 418 के आसपास यानी 418-20 रुपये के आसपास जो इनकी प्राइस है, इसको अगर अकाउंट फॉर किया जाए तो ये शेयर 2 साल में 28 गुना हो चुका, यानी सुपर डुपर मल्टीबैगर ये साबित हुआ है। ये अपनी परफॉर्मेंस के कारण MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शामिल हुआ और 2024 का ये BSE पर बेस्ट परफॉर्मिंग SME स्टॉक भी रहा और BSE द्वारा इस कंपनी को अवार्ड भी दिया गया। अब जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो देखिए, कंपनी के जो टोटल हैं 4 वर्टिकल हैं, इसमें से एक वर्टिकल जो है अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है। तो जो पहला वर्टिकल है वो टेलीकॉम EPC से रिलेटेड है, यानी टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इनका दूसरा काम है या दूसरा सेगमेंट है। वहाँ पर ये जो सोलर EPC है मेनली उसमें काम करते हैं। तीसरा जो इनका सेगमेंट है जो इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है वो रेलवे के टावर लगाने से रिलेटेड है। और जो चौथा है इनका सेगमेंट है वो इनका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी ये कई चीज़ मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो एक एक करके जानते हैं आखिर एग्जैक्टली इन सेगमेंट्स में वे क्या करते हैं। पहला सेगमेंट जो है वो टेलीकॉम से रिलेटेड है। वहाँ से इनका रेवेन्यू 28% आता है। ये टावर इरेक्शन यानी मोबाइल कंपनीज़ के लिए या जो टावर वाली कंपनी है, मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी है जैसे इंडस टावर, उनके लिए टावर इरेक्शन का काम करते हैं, टावर लगाने का काम करते हैं। फाइबर केबल जो है ये डालने का काम करते हैं। इसके अलावा ये उसमें लगने वाले इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उसकी सप्लाई भी करते हैं और सिविल वर्क्स भी ये करके देते हैं। और साथ ही साथ वो उसको कम्प्लीटली चालू करके टेस्ट करके हैंडओवर करने का काम उस टावर को या टावर से रिलेटेड जो काम होता है उसमें कंप्लीट उसकी टेस्टिंग करके, उसके इक्विपमेंट की टेस्टिंग करके ये
पूरी की पूरा जो सिस्टम है वो कंपनी को हैंड ओवर भी कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई कंपनी चाहे, यानी कोई टेलीकॉम या टावर कंपनी चाहती है, तो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी ये लेते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सेगमेंट है। जैसे मैंने बताया, मेनली इनका काम सोलर ईपीसी में है। 58% 58% रेवेन्यू इनका सोलर ईपीसी से आता है। ये कंप्लीट एंड टू एंड काम जो है ये सोलर ईपीसी में करते हैं। तो ये साइट का सर्वे करते हैं, लैंड का प्रिपरेशन करते हैं, सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में अगर कोई इनसे एएमसी या ओएनएम कराना चाहे, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी भी कराना चाहे, तो वो भी ये करके देते हैं। जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वहाँ से इनका रेवेन्यू 14% आता है। अब ये जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें ये काफ़ी सारी इन्होंने अपनी सब्सिडीज़ बना रखी हैं, और ये जो सब्सिडीज़ हैं ये काफ़ी डिफरेंट तरीके के काम करती हैं। तो उसमें से जो एक सब्सिडरी है वो एएसी ब्लॉक्स बनाती है। एएसी ब्लॉक्स का मतलब ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक्स। ये वो ब्लॉक्स हैं जो प्री फैब्रिकेटेड होते हैं। जैसे एक कंपनी, अगर आपने नाम सुना हो तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी है, वो भी इसी तरह के जो एएसी ब्लॉक्स में है। ये जो एएसी ब्लॉक्स हैं ये रेडीमेड ईंटों की तरह या ब्रिक्स की तरह होते हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं, और इसमें जो सर्दी गर्मी का असर बहुत कम होता है, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और एरेटेड इनको इसलिए बोलते हैं कि इनमें छेद होते हैं, और छेद के कारण इनमें हवा ट्रैप हो जाती है, और हवा जो होती है, जो ट्रैप्ड एयर होती है, वो ना ठंडक को अंदर आने देती है अगर सर्दी पड़ रही हो बाहर तो, और ना गर्मी को अंदर आने देती है अगर बाहर गर्मी पड़ रही हो तो इंसुलेटर का काम करती है। दूसरा सब्सिडरी के थ्रू ये काम करते हैं। वहाँ ये टेलीकॉम टावर, ये आप ये समझ लिए फैब्रिकेशन से, जो आयरन फैब्रिकेशन जैसे होता है ना, उस तरीके का काम ये करते हैं। तो उसमें टेलीकॉम टावर टाइप की ये चीज़ें बनाते हैं। फिर ये सोलर मॉड्यूल जो होती है उसकी जो माउंटिंग, यानी कि वो फ्रेम जिसके अंदर वो सोलर सेल्स जो है, लोहे का वो फ्रेम जिसमें सोलर सेल फिट होते हैं, वो लगाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर एक और इनकी जो सब्सिडरी है वो एलईडी लाइटिंग भी बनाती है, तो वो इंडस्ट्रियल एलईडी लाइटिंग बनाती है। फिर ये जो है बीएलडीसी मोटर्स, इनकी एक और सब्सिडरी वो बनाती है। बीएलडीसी मोटर्स क्या हुई? बीएलडीसी का मतलब ये ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर्स। तो ये मोटर्स वो मोटर्स होती हैं जो ईवी में काम करती है, और जो नॉर्मल अपनी इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो ब्रशेज़ होते हैं, ये थोड़ी सी तकनीकी बात है, लेकिन आप ये समझ लें ये जो मोटर है ये आप बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन इनका होता है, और ये ईवी में काम आती है, ड्रोन्स में काम आती है, और जो कंप्यूटर में एक फ़ैन जो होता है जो उसकी चिप को, कंप्यूटर की चिप को ठंडा करता है, तो जो कंप्यूटर के कूलिंग फैंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें, ये जो ब्रशलेस डीसी मोटर या बीएलडीसी जो मोटर है वहाँ काम आती है। प्रोडक्ट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 14% आता है। हाल ही में इन्होंने एक नया सेगमेंट इंडियन रेलवेज़ के लिए चालू किया है। वहाँ पर ये इंडियन रेलवेज़ की जो टेलीकम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है रेल से रिलेटेड, तो वो ये टेलीकॉम टावर लगाते हैं, और ये टेलीकॉम टावर लगाने के साथ साथ ही वो सिस्टम भी इंस्टॉल करते हैं जिससे जो कवच सिस्टम है वो, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वाला सिस्टम, अगर कवच सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें दो ट्रेनें अगर आमने सामने आ जाएं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। तो ये कवच सिस्टम बनाते नहीं हैं, ये सिर्फ उसके लिए जिस कंपनी ने वो इक्विपमेंट बनाया है या वो सिस्टम बनाया है उसको ये इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स की बात करूँ तो टेलीकॉम में मार्की क्लाइंट्स हैं इनके, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन आइडिया है, एरिक्सन है, इंडस टावर है, और इसी तरह जो इनके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर ईपीसी में इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बीएचईएल है, महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है, केपीआई ग्रीन है, एनएलसी इंडिया कंपनी है। 11,600 साइट्स पर ये टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए काम कर चुके हैं, और 23 से ज़्यादा स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं। यानी ये 23 से ज़्यादा स्टेट्स में पैन इंडिया आप ये समझ लें कि ये काम करने में सक्षम है। अब ऑर्डर बुक की बात करूं तो 31 मार्च 2025 को इनकी जो ऑर्डर बुक थी ये 5044 करोड़ थी, 5,044 करोड़, और इनकी जो मार्च 2025 की वित्त वर्ष में जो सेल थी वो 1571 यानी 1571 करोड़ थी। तो आप ये समझ लिए
टू 3.25 ईयर्स के लिए, 3 से सवा 3 साल का इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और इनका ये जो ऑर्डर बुक है इसमें से 71% रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, 22% टेलीकॉम से रिलेटेड है, 4.5% जो ऑर्डर है वो रेलवे से रिलेटेड है, और केवल 2.5% जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एक जो वित्तीय वर्ष 2025 में जो इनका बहुत अच्छा इनको एक प्रोजेक्ट मिला वो ये है कि इनको तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से एक BESS 100 मेगावाट का एक BESS प्रोजेक्ट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो समझते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। तो पहले समझते हैं कि BESS का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है, ये विशाल बैटरी का पावर बैंक टाइप की चीज़ है। बहुत बड़ी विशाल बैटरीज होती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने एक सोलर पावर प्लांट लगाया, और वो सोलर पावर प्लांट में जो बिजली पैदा होती है वो तो सूरज की रोशनी से होती है। अब रात को तो बिजली पैदा होगी नहीं, और दिन में हो सकता है कि इतनी तेज़ धूप पड़े कि जितनी रिक्वायर्ड बिजली है या उससे ज़्यादा पैदा हो रही हो। तो जो रिक्वायर्ड बिजली होती है वो तो आप ग्रिड के थ्रू जिस शहर में उस बिजली को पहुंचाना होता है वहाँ पहुंचा देते हो। जो एक्सेस बिजली होती है उसका क्या होता है, क्योंकि बिजली को अगर आपने स्टोर कहीं नहीं किया तो वो तो वेस्ट हो जाने वाली है। तो BESS सिस्टम में क्या होता है कि दिन में जो एक्सेस पावर होती है, यानी जितनी पावर जानी है शहरों को वो तो भेज दी जाती है, उसके अलावा जो पावर बन रही होती है उसको विशाल पावर बैंक्स में, आप बैटरी के बहुत बड़े बड़े बैंक्स में उसको जमा कर दिया जाता है, उसमें स्टोर कर लिया जाता है, उसको रिचार्ज कर दिया जाता है। और जो रात के समय है, जो शहर की रिक्वायरमेंट है बिजली की, वो ये BESS सिस्टम जो है ना, इसके थ्रू, यानी बैटरीज को डिस्चार्ज करके, यानी बैटरीज के थ्रू वो ग्रिड में करंट शहरों तक पहुंचती है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ, यानी कि सोलर पावर का या और बैटरी का, तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है इसको BESS सिस्टम बोलते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये सोलर के साथ ही काम नहीं करता, ये हर उस जगह काम करेगा जहाँ पर कभी बिजली बनती है और कभी बिजली नहीं बनती। उदाहरण के लिए अगर तेज़ हवा चल रही है तो पावर एक्सेस प्रोड्यूस होती है विंड पावर की कंडीशन में, और कभी ऐसा भी होता है कि हवा बिल्कुल ही नहीं चले। तो जब तेज़ हवा चलती है, जब एक्सेस बिजली प्रोड्यूस होती है तो आप बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और जब हवा नहीं चलती है तो बैटरी से आप जो बिजली है वो बैटरी के थ्रू आप शहरों को भेजते हैं। तो यहाँ से ये जो इनका ऑर्डर है, जो तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन से इनका जो ऑर्डर है वो 204 करोड़ का है। 12 साल के लिए टोटल प्रोजेक्ट है, यानी कि ये बिल्ड करेंगे, यानी अपने पैसा लगाएंगे, उसको बिल्ड करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, और वो इस जो पावर जनरेशन कंपनी है वो इसके बदले में इनको एन्युइटी के हिसाब से, यानी कि कुछ पैसा इनको हर साल देगी। तो ऐसा अनुमान है कंपनी का कि 2027 के बाद इनको हर साल लगभग 10 सालों तक 100 करोड़ पर एनम की रेवेन्यू जनरेशन होगी। स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, मार्की इनके क्लाइंट्स हैं, रिपीट ऑर्डर इनके पास आते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे एस्पेक्ट लगता है वो ये है कि इनके इतने सारे डाइवर्सिफाइड जो एरियाज़ हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में भी है, और प्रोडक्ट में भी आप ये देखिए कि ये ब्रशलेस DC मोटर्स भी बना रहे हैं, इसके बाद LED लाइटिंग भी बना रहे हैं, इसके बाद फैब्रिकेशन का काम भी कर रहे हैं, और ये ऑटोक्लाव एरेटेड ब्लॉक का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनकी है। अब वीकनेस की मैं बात करूं तो देखिए वर्किंग कैपिटल हैवी ये कंपनी है। दूसरी वीकनेस ये कि इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं ये नेगेटिव है 2025 में, और मार्च 2025 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 115 करोड़ था, और इनके जो रिसीवेबल्स थे वो 331 करोड़ के थे। तीसरा जो इनका डिसएडवांटेज या वीकनेस मैं बोलूँ तो टेंडर बेस्ड ऑपरेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एरिया है। इनके 2030 के विज़न की मैं बात करूँ तो
या प्लान्स की बात करूं तो इनका जो प्लान्स या विज़न है वो बहुत ही एम्बिशियस है। अभी जो इनकी सेल लगभग 1571 करोड़ है, 1571 करोड़ है, तो उसको ये 2030 तक इनका इरादा है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू ये कर दें, और ये लगभग 6 गुना है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी ये एस्पायर कर रही है कि ये अपना रेवेन्यू 5 साल में 6 गुना कर दें। अभी फ़िलहाल इसकी EPS 10 के आसपास है, तो अगर मैं ये मानूं कि सारे मार्जिन सेम रहते हैं तो ये 10 का EPS अगर 6 गुना सेल होती है तो ये 60 की EPS हो जाएगी अगर सब कुछ सही चलता रहा तो अगर आप इसको एक रीजनेबल P दे दें तो आप 2030 की जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, ये अभी पेपर वर्क है, ये अभी कंक्रीट एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। इनके विज़न का दूसरा हिस्सा ये है कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, स्पेशली सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, और इससे रिलेटेड इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU भी साइन किया है असम गवर्नमेंट से और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से। फिर इनकी टेलीकॉम और रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री के भी प्लान है। मार्केट कैप की बात करूं तो 4670 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 0.41 है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 41 रुपये का कर्जा है। ROE जो है वो 37 है। PE जो है इस तरह की EPC कंपनी का 42 है। जो चूँकि इनका जो IPO है वो 2023 में आया, इसलिए मैं पिछले 12 महीनों के फाइनेंशियल्स इनके ले रहा हूँ। तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स हैं वहाँ पर इनकी सेल 96% बढ़ी है, प्रॉफिट 150% बढ़ा है, और प्रमोटर के पास 62.42% है, FII के पास 1.35% है, DII के पास 0.22% है, और पब्लिक के पास 36% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूँ तो एक तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी है जिसने निवेशकों को मालामाल किया है। हाल ही में जो इसके प्राइस में करेक्शन आया है उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि जो इनके रिसीवेबल्स जो हैं वो इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसका भी लगभग 3 गुना है। तो कई बार निवेशकों को कई तरह की आशंकाएं घेरने लगती हैं। आपको अगर इस कंपनी में निवेश करने का कोई विचार है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, आपको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है इस कंपनी में निवेश करते समय। पहली चीज़ ये कि इसके फाइनेंशियल्स को आप बहुत गौर से ट्रैक करें, स्पेशली इसके रिसीवेबल्स को। दूसरा, इसका जो डेट लेवल है, जो ये नए नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उसमें कितना डेट लेवल ये इनका बढ़ रहा है उसको आप ट्रैक करें। और जो तीसरी चीज़ ये है कि ये जो डेट लेने के बाद या ये कोई प्रोजेक्ट जो लेते हैं उसको ये टाइमली एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं या नहीं। अगर ये तीनों जो है यानी कम डेट से, इंटरनल अक्रूवल से ये प्रोजेक्ट अगर अपने पूरे कर देते हैं और जितनी इनकी रेवेन्यू की विजिबिलिटी है वो इनका रेवेन्यू टाइमली इनके पास आ जाता है तो ये शेयर आगे भी अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। जैसे मैंने बोला, इस शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।